गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 5 का बी चैप्टर, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो क्या कहता है? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस। मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन एक बॉडी की, कोई भी बॉडी, उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन है वो एक गिवन एक्सिस। तो एक्सिस कौन सी होगी? जिसके अलोंग या जिसके अराउंड में बॉडी क्या कर रही है? रोटेट करती है। क्या करती है? रोटेट करती है। क्योंकि इस यूनिट में क्या का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन है, रोटेट करेगी तो क्या करेगी? एक एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगी। तो कह रहा है जो बॉडी जिस एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर रही है उसके अबाउट वो गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से एक पॉइंट क्या है? P, वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसंट्रेटेड। मतलब P पॉइंट है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक? एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। और वो P पॉइंट क्या है? जहां पर पूरी बॉडी का मास है वो क्या माना गया है? कॉन्सेंट्रेटेड माना गया है। तो मतलब ये P पॉइंट है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और दिस रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिनोटेड बाय K। तो इस डेफिनेशन को हम डायग्राम में से दिखाते हैं। कैसे? यहां पर आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे आपके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक एक्सिस ये है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। क्लियर? तो यहां पर एक कोई भी बॉडी है वो इस वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है। किसके अलोंग रोटेट कर रही है? वाई एक्सिस है, इसके अलोंग है वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। क्लियर? और इस बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट क्या है? P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है। यानी इस P पॉइंट पर पूरी बॉडी का, इस कंप्लीट बॉडी का मास क्या माना गया है? कंसंट्रेटेड। तो इस P पॉइंट से और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। डेफिनेशन में ये बात बताई। तो ये P पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। तो यहां से यहां तक की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। क्लियर? तो हमने डायग्राम से डिस्कस किया और डेफिनेशन से डिस्कस किया। अब इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैथमेटिकली डिस्कशन में क्या कहते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस इज द बॉडी इन विच n नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे यहां पर एक पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स का मास क्या है? m है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस क्या है? जैसे पहला पार्टिकल, इसकी डिस्टेंस क्या है? r1। लाइकवाइज यहां पर कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस क्या है? r2। इसी प्रकार थर्ड पार्टिकल है, फोर्थ है, फिफ्थ है, अप टू n तक। मतलब इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन सभी का मास कितना है? m। अलग अलग मास नहीं है, सभी पार्टिकल्स का मास कैसा है? m है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी डिस्टेंस क्या है? r1, r2, r3। क्लियर? तो यहां पर बच्चों अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो कि किसके बराबर होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग की वीडियो, जिसका नाम था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करते हैं। ये प्रोडक्ट होती है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर अलग अलग पार्टिकल्स का, सभी पार्टिकल्स का यहां पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या होगा बेटा? m r1 का स्क्वायर प्लस m r2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश m rn का स्क्वायर। क्योंकि यहां पर सभी पार्टिकल्स का मास कैसा है? सेम है, m, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अलग अलग। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, m कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा बेटा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर
डैश 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 आर एन का स्क्वायर अप टू एन तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर इसके बराबर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। क्लियर, आगे चलें। अब हम क्या करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एन से ही डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो m मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश Rn का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। तो n से मल्टीप्लाई और n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर, तो यहां पर I दैट इज इक्वल टू, ये m क्या है, मास किसका, पार्टिकल्स का। इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये तो एक बॉडी एक पार्टिकल का मास है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल मास हो जाएगा। इस पूरी बॉडी का क्या हो गया, टोटल मास हो जाएगा। क्लियर, अंदर आपके पास क्या बच गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। क्लियर, अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दैट इज इक्वल टू m, क्योंकि m r स्क्वायर होता है। तो यहां पर m तो आ गया, टोटल निकाल रहे हैं, r बच गया, ये सारा क्या है, तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो जो k है तो यहां पर ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी फॉर्मेशन में, रेडियस ऑफ जायरेशन की फॉर्म में। तो यहां पर जो k है वो किसके बराबर है बेटा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और सारे का अंडर रूट। सारे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्यों, क्योंकि k स्क्वायर किसके बराबर है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हमें k की निकालनी तो स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो यहां पर ये k का फॉर्मूला आ गया, रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर होता है, यहां पर क्या होगा, पूरी बॉडी का निकालेंगे रोटेशन में तो m, और k क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर, तो रेडियस ऑफ जायरेशन की फॉर्म में यहां पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और यहां से रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आ गई k दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इसलिए रेडियस ऑफ जायरेशन की एक नई डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द constituent particles of the body from the given axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, तो यहां से हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इसकी यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसका रूट मीन स्क्वायर, देखिए किसके बराबर है, इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर। तो देखो रूट मीन एन से डिवाइड कर दिया स्क्वायर, रूट मीन एन से डिवाइड किया तो सभी को जोड़कर एन से डिवाइड, और क्या है, स्क्वायर है किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जो इस बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उन सभी का, ऑफ ए बॉडी फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, जैसे ये एम फर्स्ट पार्टिकल, इसकी डिस्टेंस क्या R1, सेकंड की क्या है R2, थर्ड की R3, इसी प्रकार जो है वो आपके पास क्या है, रेडियस है, यहां पर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। क्लियर, तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन की ये एक डेफिनेशन, और एक ये मैथमेटिकली फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ जायरेशन का R² प्लस
R1 का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डिवाइड √2 सारे का क्या हो जाएगा √, हो जाएगा। क्लियर। इससे भी हम रेडियस ऑफ जायरेशन की क्या है डेफिनेशन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। और बेटा जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो एक प्रकार से क्या है डिस्टेंस है। क्या है डिस्टेंस है। तो इसलिए इसकी जो SI यूनिट होगी ना क्या होगी SI यूनिट, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो SI यूनिट क्या होगी बेटा इसकी मीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए SI यूनिट क्या होगी मीटर। कभी सोचो ना कि सर जी पता नहीं क्या होगा इसका, तो इसकी भी यूनिट है वो क्या होगी SI यूनिट। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, मीटर है SI हो जाएगी, सेंटीमीटर है वो CGS यूनिट हो जाएगी। क्लियर। रेडियस ऑफ जायरेशन जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है उसी प्रकार रेडियस ऑफ जायरेशन है वो भी बॉडी की शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, जैसे ये बॉडी है इसकी बॉडी के अंदर मास है वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके ऊपर भी रेडियस ऑफ जायरेशन है वो क्या करेगी डिपेंड करेगी। क्लियर। तो ये सारा सिस्टम जो टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके साथ क्या निकालेंगे रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क क्या होता है बेटा टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे मैंने दरवाजे का एग्जांपल आपको दिया था कि ये यहां पर दरवाजा फिक्स है, यहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये दरवाजा क्या करेगा टर्न करेगा। ठीक है, फोर्स अप्लाई किया तो टर्न करेगा। दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर। तो यहां पर हम क्या कहते हैं दोनों के रिलेशन निकालने के लिए कि लेट अस कंसीडर दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस के अलोंग में एक बॉडी है वो रोटेट कर रही है। क्लियर। जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हैं। जैसे फर्स्ट पार्टिकल यहां पर है जिसका मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस r1 है। लाइकवाइज यहां पर सेकंड पार्टिकल है जिसका मास m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितनी है r2। क्लियर। इसी प्रकार n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहां पर, n पार्टिकल n नंबर है वो यहां पर है जिसका मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है rn है। तो यहां पर हमने माना है ये चीजें आपने लिखनी है कि क्या क्या है। तो जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल है इसका मास क्या मान लेता हूं मैं m1, ये सेकंड है इसका मास क्या मान लेता हूं m2। क्लियर। और ये आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इसलिए mn हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं यहां पर हमने माना है कि ये जो बॉडी है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मास जो है वो क्या है अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग मास है। क्लियर। तो यहां से हमने इनके रिलेशन निकालना है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो हम टॉर्क को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे टॉर्क को, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में हम उसको लेकर आएंगे। तो यहां पर आप देखिए टॉर्क कह लीजिए या चाहिए आप टॉर्क का दूसरा नाम क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स कह लीजिए चाहे टॉर्क कह लीजिए। तो यहां पर आप टॉर्क ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, जो पहला पार्टिकल है जैसे ये है इसका टॉर्क है वो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है टॉर्क है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क जो है वो किसके बराबर होता है R क्रॉस F के बराबर होता है। क्लियर। जो हमने डिस्कस किया था इसी यूनिट में। तो यहां पर आपके पास F R है, ये मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है। तो यहां पर टॉर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स है, फोर्स किसके बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, R डिस्टेंस हो ही गई। क्लियर। तो इसको फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो यहां पर क्या जाएगा बेटा m1 r1 और यहां पर क्या जाएगा a1।
ए क्या है? एसिलेशन, लीनियर एसिलेशन है। क्लियर? अब हमने इसको लेके किसकी फॉर्म में आना है? एंगुलर में। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं क्या करना है। M1 हो गया। ए क्या है? लीनियर एसिलेशन है, लेकिन यहां पर क्या है? रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल है तो किसकी बात होगी? एंगुलर की। तो यहां पर ए की जगह रिलेशन यूज करना है, ए इज इक्वल टू आर एल्फा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आर एल्फा। रिलेशन होता है लीनियर एसिलेशन और एंगुलर एसिलेशन के बीच में, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था रिलेशन इन लीनियर, सम रिलेशन रिलेटेड टू लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, दोनों का रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो यहां पर आर एल्फा के बराबर होता है। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल्फा क्या है? एंगुलर एसिलेशन। तो यहां पर फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। लेकिन एल्फा जो है एंगुलर एसिलेशन, सभी पार्टिकल्स का क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? तो इसको अगर हम लिखें फर्स्ट पार्टिकल के लिए टॉर्क, तो क्या हो जाएगा बेटा? M1 R1 का स्क्वायर और एल्फा। R1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, एल्फा सेम है, उसको 1 2 3 नहीं लिखना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये रिलेशन है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, लीनियर एसिलेशन इज इक्वल टू आर एल्फा के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है बेटा। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्टिकल क्या हो गया। इसी प्रकार हमारे पास क्या होगा? लाइकवाइज फॉर सेकंड पार्टिकल। किसके लिए? सेकंड पार्टिकल के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? टॉर्क दैट इज इक्वल टू, यहां पर टॉ 1 मान लीजिए, यहां पर 2 सेकंड पार्टिकल का। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? M2 R2 का स्क्वायर और एल्फा। क्लियर? सेकंड के लिए। इसी प्रकार n नंबर के लिए लिख सकते हो। तो यहां पर आप लिखेंगे टोटल टॉर्क, या टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टोटल टॉर्क टॉ दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? M1 R1 का स्क्वायर एल्फा प्लस M2 R2 का स्क्वायर एल्फा प्लस डैश 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 MN RN एल्फा स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो यहां से आपके पास क्या देख रहे हैं? टॉर्क दैट इज इक्वल टू एल्फा कॉमन आ गया भैया अंदर से, सभी से क्या आ गया? एल्फा सेम था। तो ये क्या हो जाएगा? M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश MN RN का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी। टॉर्क दैट इज इक्वल टू एल्फा। ये क्या है? कुछ याद आया फॉर्मूला? किसका है? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। किसका फॉर्मूला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड, mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? समेशन I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n mi ri का स्क्वायर। याद आया कुछ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इसका फॉर्मूला होता है। समेशन कर दिया सभी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर पार्टिकल का क्या कर दिया? समेशन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अल्फा आई। क्लियर? आई क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर आई, यहां पर लिख देता हूं मैं, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू n mi ri का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर? तो इसको हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई एफ। तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में? टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉर्क हो गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इन फॉर्मूले का ध्यान रखना है आपने, बहुत बार यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में भी आप इसका यूज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है? तो यहां पर हम क्या कहते हैं? ये तो फॉर्मूला आ गया, रिलेशन आ गया यहां तक की। अगर हम कुछ बातें करते हैं अलग से कि इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाए? 1 के। तो आप क्या देखेंगे? टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बराबर हो जाएंगे। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो न्यूमेरिकली इक्वल किसके होगा? टॉर्क के होगा, यदि आपके पास इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 या यूनिटी जिसको हम कहें।
तो ये आप डेफिनेशन है लिख लेना आराम से, जो मैंने अभी बोली है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क इफ द एंगुलर एक्सीलरेशन इज यूनिटी। एंगुलर एक्सीलरेशन जो है अबाउट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो यहां पर टॉर्क है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमने रेडियस ऑफ जायरेशन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये फॉर्मूले हैं वो आगे यूज भी होंगे और ये आर्टिकल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की गुड बाय।